हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रवीण कुमार, आपका साइंस टीचर। और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो कि है चैप्टर फोर्सेस इन लॉज ऑफ मोशन से। तो फोर्सेस इन लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट अपन ने सारे पढ़ लिए हैं और अब बारी है कि इसकी बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए। क्यों करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका ये पार्ट 1 है जिसमें हम कुछ एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में, और फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन से क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि यहां पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल टू बी ट्रैवलिंग विद द नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा हो वो नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो? ठीक है, इफ यस, अगर ऐसा आपको लगता है तो स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इफ नो, प्रोवाइड रीजन। यदि आपको लगता है कि हां, तो हमें डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताना पड़ेगा कि किस टाइप के मैग्नीट्यूड होगा और किस टाइप से उसकी डायरेक्शन होगी, और अगर नहीं तो हमें रीजन देना पड़ेगा। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं? देखो, मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं। मैंने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, ये सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है मतलब रेस्ट में है, ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स जीरो है, यानी कि नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये हो सकता है दो कंडीशन। या तो वो किस में है? रेस्ट में। नेट फोर्स जीरो होने से क्या हो सकता है? या तो वो रेस्ट में है या फिर वो है यूनिफॉर्म मोशन में। किस में है वो? यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? सेम वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है सेम वेलोसिटी। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको यहां बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझाने वाला हूं। सेम वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी सेम रहती है तो वेलोसिटी के साथ तो मैग्नीट्यूड भी होता है। सेम का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी सेम और साथ के साथ डायरेक्शन भी सेम। क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। ये होता है जब नेट फोर्स जीरो होता है। यानी कि एक कंडीशन है जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि नॉन जीरो वेलोसिटी से मेरा ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा होगा यदि उस पर नेट फोर्स जीरो है। तो कर सकता है यहां पर यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन यानी उसकी वेलोसिटी में कोई प्रकार का चेंज नहीं होगा, यानी जिस मैग्नीट्यूड से चल रहा था उसी मैग्नीट्यूड से चलेगा और जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो क्या ऐसा आप बता सकते हो? इफ यस, यानी आपको बोलना है यस, और आपको रीजन भी स्टेट करना है, उसकी कंडीशन भी स्टेट करनी है कि कब होता है। जब नेट फोर्स जीरो होता है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, और यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका मैग्नीट्यूड रहता है सेम। ठीक है, यानी कि नॉन चेंजिंग मैग्नीट्यूड रहता है और डायरेक्शन भी रहती है सेम। बस इतना सा बताना है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल सा था। यानी कि सेम वेलोसिटी, इसका मतलब होगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विल रिमेन सेम इफ इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सिंपल सा। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। जब आप किसी कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, ऐसा क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनना। उस कारपेट के अंदर क्या था भाई? जो कारपेट थी, कौन सी कारपेट? डस्टी कारपेट। कैसी कारपेट होगी यहां पर? डस्टी कारपेट। इस डस्टी कारपेट में क्या क्या होगा? डस्टी कारपेट में होगा एक तो खुद कारपेट है, ठीक है, और एक खुद डस्ट है। डस्ट और कारपेट दोनों हो गए इस डस्टी कारपेट के अंदर। लेकिन जैसे आप इसको बीट करोगे, बीट करते ही क्या होगा? आप तो कारपेट को बीट करोगे ना, तो कारपेट तो आ जाएगी किसमें? मोशन में, क्योंकि कारपेट पे तो लगा है डायरेक्ट फोर्स। कब आएगी ये? जब आप इसको बीट करोगे। कारपेट तो आ जाएगी मोशन में, बिकॉज कारपेट पे लग रहा है डायरेक्ट फोर्स बाय द डंडा जिससे आप इसको बीट कर रहे हो। लेकिन वो डस्ट पार्टिकल जो कारपेट के साथ अटैच्ड थे वो मोशन में नहीं आ पाए और वो अपनी अवस्था में रहने की कोशिश करेंगे। यानी इनको क्या करेगा? इनर्शिया रोकेगा मोशन में आने से। कौन रोकेगा? इनर्शिया, यानी जिस प्लेस पर है उसी प्लेस पर रहने से रोकेगा। ये तो रुक जाएंगे लेकिन ये चल जाएगी, ये रुक जाएंगे ये चल जाएगी, ये यहां थे तो यहीं रहेंगे लेकिन ये यहां थी तो यहां से यहां आ गई, तो यहां से यहां आ जाएगी तो यहां से गायब हो जाएगी।
तो ये दोनों क्या हो गए, अलग। पहले क्या थे, ये दोनों साथ साथ में थे, पहले साथ में थे, अब दोनों अलग हो गए। मान लो कारपेट का पार्टिकल, दिस इज कारपेट का पार्टिकल, दिस इज डस्ट का पार्टिकल, दोनों जुड़े हुए थे। जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये पार्टिकल अलग हो गया, ये पार्टिकल यहां हो गया, यानी कि अब दोनों अलग अलग हो गए, तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा, यानी कि डस्ट अलग हो जाएगी कारपेट से। समझ में आया? ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर बोलेंगे अपन इसको, कौन एक्सप्लेन करता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? सबको क्लियर ही होगा, ठीक है? ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको समझा दिया मैंने, एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रॉप? बस की रूफ पर ऐसी कोई बस होती है भाई? हमने तो देखा है ऐसी बसें होती है जी, ठीक है, बस होती है ऐसी, इसमें पहिए भी होते हैं, पहिए बना दिया ना, पौ 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 होती है बस। बस के ऊपर बहुत सारा लगेज रखा होता है, इसको हम किससे बांधते हैं? रस्सियों से बांध देते हैं, रस्सियों से बंधा रहता है ये। उधर भी रस्सियों से बंधा रहेगा, रस्सियों से बंधा रहता है। क्यों बंधा रहता है? क्योंकि बस जब चल रही होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बस पर तो इंजन द्वारा डायरेक्ट फोर्स लगाया जाता है, लेकिन लगेज पर नहीं लगेगा। तो बस आगे की तरफ मूव करेगी एकदम से, और लगेज क्या करेगा? अपनी अवस्था में रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से तो अपनी अवस्था में रहने की कोशिश करेगा। तो ये यहीं रह जाएगा, बस आगे निकल जाएगी तो ये बस से नीचे गिर जाएगा। और जैसे ये टर्न ले रही होगी तो टर्न लेते हुए बस को तो कौन रोक रहे? टायर रोक रहे हैं, लेकिन इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये आगे की तरफ आ जाएगी, यानी कि ये तब भी गिर जाएगी। यानी टर्न पे भी गिर सकती है ये, और जैसे ही ये एक्सेलरेट करेगी तब भी। और एकदम से अगर आपने ब्रेक लगाया तो ये तो रुक जाएगी, क्योंकि इस पर तो ब्रेकिंग फोर्स लग रहा होगा, लेकिन इन पर नहीं लग रहा होगा, तो ये अपनी जिस स्पीड से चल रहे थे उस स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे और आगे गिर जाएंगे। तो ये कंडीशन होती है, ये होता है जिस वजह से, किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से इनको बांधना पड़ता है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इज इट क्लियर? सब लोगों को क्लियर है ये? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। A batsman hits a cricket ball which then rolls on the level ground. जो लेवल ग्राउंड है उस पर वो रोल कर रही है, रोल करते करते आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ट्रेवल करके वो कम्स टू रेस्ट, यानी कि वो रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है। द बॉल स्लोस टू अ स्टॉप बिकॉज, यानी कि ये जो बॉल स्लो होते होते रुक गई, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? देखो, ऑप्शन ए है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। क्या बैट्समैन ने बहुत जोर से नहीं मारा था उसको? बैट्समैन कितनी भी जोर से मार ले, लेकिन एक ना एक डिस्टेंस के बाद तो बॉल रुक ही जाती है। तो ये तो कोई रीजन मुझे नहीं लगता है, अच्छा, दूसरा, जब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, उसकी जो वेलोसिटी है वो उस पर फोर्स एक्सर्ट किया गया है उसके प्रोपोर्शनल होती है। क्या ऐसा होता है? वेलोसिटी और फोर्स के बीच में कोई प्रोपोर्शनलिटी है? नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल ऑपोजिंग द मोशन, ठीक है, ऐसा फोर्स है जो बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है कि नहीं? कौन सा फोर्स है वो? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है, ऐसा कोई फोर्स है। देयर इज अ नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो दैट द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, अनबैलेंस फोर्स नहीं है इसलिए वो रेस्ट पे आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। A truck starts from the rest and rolls down a hill with the constant acceleration, यानी एक ट्रक जो है वो constant acceleration से हिल से नीचे उतर रहा है। It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find the acceleration. मेरी बात ध्यान से सुनना। एक ट्रक है, starts from the rest, यानी ट्रक ने क्या किया? रेस्ट से स्टार्ट किया। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रोल डाउन हो रहा है हिल पे, नीचे की तरफ चल रहा है, किससे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन अपने को पता नहीं है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है श्रीमान। अब अपन आ जाते हैं, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 400 मीटर की, इन टाइम क्या है? 20 सेकेंड,
अब ये बताओ कि उसका एक्सेलरेशन कितना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। और इसका मास भी दे रखा है। अगर इसका मास 7 टॉन्स है यानी कि 7000 केजी हो जाएगा ना, 1 टन में 1000 केजी है, तो फोर्स भी मेजर करना है। तो दिस इज द गिवन डेटा और अब हमें करनी है कैलकुलेशन। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो आप न्यूटन्स की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज कर सकते हो, बिल्कुल। उसकी कंडीशन ही यही है कि न्यूटन की तीनों जो इक्वेशंस हैं मोशन की वो तभी अपन यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट है तो अब कर सकते हैं। अब कौन सी इक्वेशन मुझे यूज करनी चाहिए, क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कोई काम की नहीं। एक्सेलरेशन मुझे पता ही नहीं है। डिस्टेंस मुझे दे रखी है, मुझे क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में सेकंड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन रिलेशन स्टैब्लिश करती है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, जहां से s मुझे पता है कितना है 400 मीटर, u क्या है 0, तो u इंटू टी क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 a और टी स्क्वायर, टी की जगह क्या लिखोगे आप, कितना है 20 सेकेंड यानी 20 का स्क्वायर लिख दोगे तो क्या आ जाएगा ये 400 इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू ये भी आ जाएगा 400 आ जाएगा। 400 से 400 कैंसिल आउट, तो यहां क्या बचेगा, ये बचेगा a/2 इक्वल टू 1 और आप ये कह सकते हो कि a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाय विच इट इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पता चला, फोर्स पूछा है। तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दे रखा है 7000, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया 14,000 तो 14 किलो न्यूटन बोल सकता हूं। कितना फोर्स लगेगा 14 किलो न्यूटन। समझ में आ गया सबके? मुझे लगता है सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। इज इट क्लियर? दोनों चीजें फाइंड कर दी, ये कर दी, फोर्स अपन ने कर दिया, कितना न्यूटन होगा 14 किलो न्यूटन। इज इट क्लियर? ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अ स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड across a frozen surface of the lake। एक स्टोन है, उस स्टोन को एक फ्रोजन लेक है, उस पर फ्रोजन लेक मतलब ये बर्फ का है, ये सरफेस किसकी है, बर्फ की। फ्रोजन मतलब बर्फ ही होगा ना, बर्फ की सरफेस है और ये क्या है, स्टोन। ठीक है, comes to rest after traveling a distance of 50 मीटर, यानी कि ये इस तरह से मूव कर रहा है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना दूर चल के इस बर्फ की सरफेस पर ये चल के रुक जाता है। ये स्टोन जो है इस बर्फ की सरफेस पर चलकर रुक जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है इसकी 0 मीटर पर सेकेंड। यही तो हो गया, रेस्ट पे आ जाएगा। कितनी दूर तक चलेगा ये चलेगा 50 मीटर। यानी क्या दे रखी है, क्या दे रखा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस दे रखी है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, यानी कितना फोर्स इसने एक्सर्ट किया होगा इसको रेस्ट में लाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि मैं यहां पर क्या फाइंड करूंगा, एक्सीलरेशन। क्या फाइंड करूंगा, एक्सीलरेशन। और एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा तो उसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि ये स्टोन कितने केजी का है, 1 kg का है, 1 kg का है ये। तो यहां पर कैसे करेंगे, देखो एक इक्वेशन है मेरे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से क्या क्या है मेरे पास, v है, u है और s भी पता है मुझे, s कितनी है मेरे 50 मीटर। लिख देते हैं, v यानी 0 का स्क्वायर, u कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू a तो हमें पता ही नहीं है, s हमें पता है कितना 50 मीटर। Is it clear? ये हो जाएगा माइनस ऑफ 400, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 400 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू a, ये हो जाएगा 100
तो 100 से ये 2 0 कट जाएंगी, यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इसकी मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, तभी तो ये 0 पर आया। फोर्स कितना होगा? फोर्स हम कितना मेजर करते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर मास कितना होगा भाई? ये जो इस पर ऑब्जेक्ट द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो तो हो जाएगा नेगेटिव में, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा यहां पर? मास यानी 1 kg इंटू 4, यानी कि कितना फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन? 4 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन? 4 न्यूटन का लगाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छे से आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अब अपन बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।